हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी हम कोई चैप्टर का शुरुआत करते हैं तो हम ये बात जरूर कहते हैं कि यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे कोई भी चैप्टर शुरू हो, चैप्टर का पहला क्लास जो होता है ना, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों का 2 क्लास हो गया है, ठीक है ना। आज हम पहला क्लास तो नहीं ले पाए, लेकिन अगले दिन से यानी कि कल से जब क्लास होगा तो हमारा 2 क्लास होगा। वह 2 क्लास कौन कौन है बाबू, हम आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहला क्लास जो होगा हमारा, ठीक है ना बाबू, जो हमारा पहला क्लास चलेगा वह 7 बजे से लेकर के लगभग 8:15 तक चलेगा। 7 बजे से लेकर के लगभग 8:15 तक का चलेगा हमारा पहला क्लास। और उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारा जो दूसरा क्लास होगा वो लगभग 8:30 बजे से लेकर के 9:15 तक का होगा, ठीक है ना। 8:30 से 9:15 यानी कि, या फिर 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक का रहेगा, ठीक है ना। यानी कि कल से हमारा ये 2 क्लास हो गया है। अब ये दोनों क्लास में क्या क्या पढ़ाई होगा बाबू, हम आप लोगों को एकदम अभी ही क्लियर कट बता देते हैं। 7 बजे से जो आपका क्लास चलेगा, 7 बजे से जो आपका क्लास चलेगा बाबू, इसमें आपका चलेगा साइंस और एसएसटी, ठीक है ना। और आपका जो क्लास 8:30 बजे से चलेगा, इसमें आपका कौन सा चलेगा? इसमें आपका चलेगा हिंदी और संस्कृत, ठीक है ना। हिंदी और संस्कृत, और यही 4 सब्जेक्ट हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो कल से यह 4 सब्जेक्ट के लिए प्यारे बच्चे आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। लगातार अब आप लोगों का हम 2 क्लास लेंगे, यही प्यारे बच्चे आप लोगों का रूटीन रहेगा। बताओ बाबू, सब बच्चे एकदम अपने अपने समय के अनुसार इस टाइम में जुड़ जाएंगे ना? बताओ बाबू, यस और नो? सभी बच्चे अपने अपने टाइम के अनुसार जुड़ जाएंगे। अभी आप लोगों का चूंकि स्कूल जो है वो मॉर्निंग है, सुबह सुबह यह स्कूल हो जाता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर शाम को क्लास लीजिए। इसलिए आप लोगों का क्लास दोपहर के बाद हर एक क्लास लगाया गया है। यहां पर भी प्यारे बच्चे आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोगों का जो क्लास है वो कब लगाया जाएगा? जो आप लोगों का क्लास है वो कब होगा? शाम में होगा। दोनों क्लास शाम में होगा, ठीक है ना बाबू। तो अपने अपने टाइम के अनुसार आप लोग समय से जुड़ जाइएगा। अब आप लोगों का ना सिलेबस भी बहुत तेजी में आगे बढ़ेगा, क्योंकि 2 क्लास हो गया। हिंदी संस्कृत भी जल्दी खत्म होगा, और ऊपर में साइंस सोशल साइंस भी अब आप लोगों का जल्दी खत्म होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 क्लास हो गया है। और आप लोग इसी का इंतजार कर रहे थे, और अगर आप लोग इसके लिए खुश हैं तो एक बार लिख दीजिए कि सर आई एम हैप्पी। पूरा कमेंट बॉक्स एक बार कम से कम आई एम हैप्पी से भरना चाहिए। एक बार बाबू पूरा कमेंट बॉक्स आई एम हैप्पी से भरना चाहिए। और अगर आप लोग खुश हैं तो आज इस क्लास को ज्यादा शेयर करिए, और हर एक बच्चे जो इस क्लास में जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। हर एक बच्चे जो इस क्लास में जुड़े हैं ना, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है बाबू। चलिए, हम लोगों का पहला नंबर चैप्टर समाप्त हो गया था। जो आपका किताब है गोधूली, किताब कहां गया? हाँ, जो आपका किताब है गोधूली प्यारे बच्चों, इसका जो पहला नंबर चैप्टर है ना, वो आपका समाप्त हो गया है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, और जब तक हम क्लास करवाएं एकदम सीरियस होकर के पढ़िएगा, ठीक है ना। ये आपका जो किताब है, इसका जो पहला नंबर चैप्टर है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध था, यह प्यारे बच्चों समाप्त हो गया है। अब दूसरा नंबर चैप्टर बच गया है, जो कि है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ 20 के दांत। यह चैप्टर है, और लिखा गया है किनके द्वारा? तो प्यारे बच्चे, लिखा गया है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। यानी कि 20 के दांत कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? 20 के दांत कहानी के जो लेखक हैं, ध्यान रखिएगा, 20 के दांत कहानी के जो लेखक हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा। ध्यान रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। और ध्यान रखना बाबू, यह एक कहानी है, परीक्षा में यहीं से 2-3 सवाल आ जाएगा। जो आप हमारा पोस्टर देख रहे हैं ये वाला, इस पोस्टर से अकेले सिर्फ 2-3 सवाल पूछा जाएगा।
समझिएगा जरा ध्यान से, हमारा पोस्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हमारा जो ऊपर का जो थंबनेल होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन तो यही से बन जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो जवाब देना है आपको नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। और दूसरा, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया जो कहानी है 20 के दांत, यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो आपको बताना है कि यह एक कहानी है। तो ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर का तो आपका यहीं से कंफर्म हो गया, ठीक है ना। अब बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि आप लोगों को हमें बार बार कहना पड़ता है कि बच्चों, क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्लास में अगर आप जुड़े हैं, तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और यह चीज हमें बार बार कहनी ना पड़े, इस बात का आप लोग ख्याल रखिए। आप लोगों को बार बार कहना पड़ता है हमें कोई चीज नहीं ना, एक बार कहते हैं उस पर हम लोग वर्क शुरू कर देते हैं। तो हम भी अगर कोई बात अगर एक बार बोल दे तो उसको सुन लीजिए और उस पर काम शुरू करिए, ठीक है ना। बार बार उसी चीज को कहना अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे जब बच्चों को हम देखते हैं कि 16, 17, 1800 बच्चे जुड़े हैं और लाइक की संख्या कम है, तो हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि पढ़ाई में फोकस न कर रहे हो। जिनको हम बार बार कह रहे हैं वो भी लाइक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनका फोकस नहीं है। जिनका फोकस है वो अच्छे तरीके से एक बार में सुन जा रहे हैं। तो अपना फोकस बिगाड़िए मत बाबू, ठीक है ना। आप अपना फोकस बिगाड़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अपना फोकस बिगाड़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी बात बोले तो जबरदस्त तरीके से सुनिएगा। यह जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त कहानी है, ठीक है ना। आप लोग भी बचपन में कभी ना कभी लट्टू तो नचाए होंगे। लट्टू नचाए हैं आप लोग? कितने बच्चे लट्टू जो नचाने में एक्सपर्ट हैं, एक बार जरा हाथ खड़ा करेंगे हैं? लट्टू नचाने में जो बच्चे एक्सपर्ट हैं, एक बार जरा हाथ खड़ा करेंगे सब लोग जल्दी से। आप लोग जितने भी बच्चे लट्टू नचाने में एक्सपर्ट है ना, हाथ खड़ा करिए। अरे भाई, कुछ लोग तो लट्टू नचाने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि एकदम ऐसे धागा लपेटा और धागा लपेट करके एकदम ऐसे इधर हाथ में फंसाया और एकदम ऐसे मारता है और उसके बाद हाथ पे उठा लेता है। घिरनी की तरह ना हाथ पे लट्टू ऐसे नच रहा है, घिरनी की तरह हाथ पे से नच रहा है। कुछ लोग तो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं लट्टू नचाने में, ठीक है ना। तो यह जो खेल है यह लट्टू नचाने वाला ही खेल है। यानी कि इस चैप्टर में यह वर्णन किया गया है कि लट्टू अगर दोस्त नचा रहा है और हमको ना नचाने दे तो मार के दांत तूत झाड़ देंगे, ठीक है ना। आप लोग भी बचपन में ये खेल खेले होंगे। बचपन में क्या, अभी भी आप लोग करते होंगे। अपना दोस्त अगर खेल रहा है, अगर दोस्त से झगड़ा हो गया है, ठीक है ना, दोस्त से अगर झगड़ा हो गया है, ठीक है, मान लिया जाए कि हमारा दोस्त है, पहले दोस्ती था, अब झगड़ा हो गया है। तो जब वो खेलते रहेगा ना, आप जाके कहिए कि हम भी खेलेंगे, तो कहेगा कि तोरा नहीं खिलावेंगे, तुमको नहीं खिलावेंगे, जे करना है जे कर लो। तो क्या होता है वैसे में, नहीं खिलावेगा तो तुम लोग के भी नहीं खेलने देंगे। देखते हैं कैसे खेलता है, ठीक है ना, देखते हैं कैसे खेलता है लोग, ठीक है। क्या होता था ना कि लोग झगड़ा कर लेते थे। क्रिकेट का तो पूछिए मत भाई साहब, क्रिकेट वाला खेल में तो पूछिए मत। क्रिकेट अगर हो रहा है, क्रिकेट खेलने में झगड़ा हो गया, क्रिकेट में अगर अपने दोस्त को आप नहीं खिलाए तो अगला दिन जो क्रिकेट का ग्राउंड होगा और जहां पर आप लोग खेलते होंगे वो ग्राउंड सुरक्षित नहीं बचता था। अगर लोगों से कुछ ना हुआ तो 1 नंबर 2 नंबर सब आकर के उसे पड़ी कर देता था, ताकि आप कल से खेलने लायक न रहें। और ये बात सत्य है। जो गांव का क्रिकेट होता है कुछ इसी प्रकार से होता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, सब एक विकेट लेकर के चल दिया, चलो हम नहीं होगा खेल, ठीक है ना। वो कहेगा कि बैट हमर है, वो कहेगा कि बॉल हमर है, वो कहेगा कि तब विकेट हमर है, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पे न क्रिकेट की बात हो रही है, न गुल्ली डंडे की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है लट्टू की। इस पाठ में एक बालक होता है जो बड़ा गरीब होता है, और इस गरीब बालक के पिताजी एक अमीर घराने में काम करते हैं, किरानी का काम करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हमेशा से अमीर लोग गरीबों को सताते आए हैं, हमेशा से अमीर लोग गरीबों को सताते आए हैं। जो अमीर लोग हैं वो चाहते हैं कि हम गरीब को अपने अंडर में दबा करके रखें। जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो चाहते हैं कि गरीब हमारा दिन भर आगे पीछे करे, गरीब हमारा तलवा चाटे, गरीबों को वो मतलब ऊपर उठने देना नहीं चाहते हैं, गरीबों के बाल बच्चे को हे दृष्टि से देखते हैं। और उसी टाइप का कहानी ये भी है। लेकिन दिल तो गरीबों के पास भी होता है, जिगर तो गरीबों के पास भी होता है। और
बच्चा नहीं जानता है कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं। बच्चा तो बस ये जानता है कि बेटा अगर हम नहीं तो तू भी नहीं। बच्चा के पास क्या नॉलेज है कि हम गरीब हैं, तू अमीर है, तू क्या कर लेगा नहीं कर लेगा। अमीर घराने का जब एक लड़का, नाम तो हम जब उस समय बताएंगे, हालांकि नाम तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन अमीर घराने का एक लड़का जिसका नाम था खोखा, ठीक है ना, प्यार से उसके घर में लोग खोखा कहते थे। खोखा इसलिए कहते थे कि लड़के को खोखा कहा जाता है। आगे हम बताएंगे कि कौन सी भाषा में कहा जाता है। तो एक बहुत अमीर खानदान का एक लड़का खोखा है और एक बहुत गरीब खानदान का लड़का है जिसका नाम क्या है, बताओ बाबू, कोई बच्चे बता सकते हैं? बताओ बाबू जल्दी से। खोखा नाम तो अमीर घराने के लड़के का है और गरीब, हाँ, कांसू भी उसका नाम है, ये हमें पता है, खोखा का ही नाम कांसू था। और जो गरीब घराने का लड़का है उसका नाम है मदन, ठीक है ना। गरीब घराने का लड़का जब लट्टू खेल रहा होता है तो अमीर घराने का लड़का कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे, तो वो गरीब बालक कहता है कि नहीं खिलाएंगे। वो अमीर बालक कहता है कि हम खेलेंगे, नहीं तो तुम लोग के भी नहीं खेलने देंगे। गरीब लड़का के बात दिल पे लगता है, वो हट हो जाता है और मारता है 2-4 मुक्का, दांत झाड़ देता है। तो बस ये दांत झाड़ने वाला कहानी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये दांत झाड़ने वाला कहानी है कि किस तरीके से दांत ये लड़का झाड़ दिया एक अमीर घराने के लड़के को। इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बड़ा प्यारा कहानी है, लेकिन इस कहानी को पढ़ने से पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो इस कहानी को लिखे हैं। हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो इस कहानी को लिखे हैं। तो सबसे पहले हम उस कहानी को लिखने वाले के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बाबू, अगर आप लोग टॉपर 3.0 बैच में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितना भी क्लासेस होगा उसका पैनल पीडीएफ आपको टॉपर बैच के अंदर मिलेगा। इसका A4 साइज नोट्स, पैनल पीडीएफ से लेकर के A4 साइज नोट, सब कुछ, टेस्ट, सब कुछ आपको टॉपर बैच के अंदर में मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं बेहतरीन तैयारी करना तो टॉपर बैच में जरूर जुड़िएगा। और आज का मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। अभी बहुत सारे बच्चे यहां पे सब कुछ त्याग करके यहां पे आ गए हैं कि हम मेहनत करेंगे प्रिंस सर के साथ जुड़ करके। जो बच्चे यहां पे आए हैं वो कुछ ना कुछ तो छोड़ करके आए होंगे, कुछ ना कुछ त्याग करके आए होंगे, और कुछ लोग किस्मत के भरोसे बैठे होंगे। अरे किस्मत साथ देगा तो मैट्रिक पास कर जाएंगे, ठीक है ना। किस्मत कितना साथ देगा जब आप कर्म ही नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, किस्मत और मेहनत में एक फर्क होता है कि किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है। ध्यान रखिएगा, जो किस्मत है ना वो आपको सिर्फ उतना ही दिला सकता है जो आपके नसीब में लिखा है, जो आपके किस्मत में लिखा है। लेकिन मेहनत वो भी दिलाती है जो आपके किस्मत में लिखा हुआ भी नहीं था। यानी कि किस्मत करने वाले, ये मेहनत करने वालों के हाथों की लकीरें भी बदली जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मेहनत पे भरोसा करते हैं कि किस्मत पे, ये आपको डिसाइड करना है प्यारे बच्चों। मेहनत वाले हमेशा जीतते हैं, किस्मत वाले हमेशा हारते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इस चैप्टर के जो लिखने वाले हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा। ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं 20 के दांत कहानी, और इस चैप्टर के लिखने वाले कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। एकदम याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से हम आप लोग को पढ़ाना शुरू करते हैं। इस चैप्टर के लेखक कौन है भाई? इस चैप्टर के लेखक कौन है बाबू? तो इस चैप्टर के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखिएगा, इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो याद रखना, इस चैप्टर के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। यानी कि शर्मा जी के लड़के हैं ये, ठीक है ना। नलिन बिलोचन शर्मा, समझ में आ रहा है बाबू? नलिन बिलोचन शर्मा इस चैप्टर के लेखक हैं। 20 के दांत कहानी को लिखने वाले ये जो लेखक हैं ये नलिन बिलोचन शर्मा ही हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े अद्भुत लेखक हैं, बहुत अच्छा कहानी लिखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इनके जन्म के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बाबू याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, ठीक है ना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो याद रखना भाई, नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ है वो 1916 ईस्वी में हुआ है, 18 फरवरी के दिन। कब हुआ है बाबू? 18 फरवरी 1916। कमेंट करिए आप लोग जल्दी से, इस चीज को ही लिख करके कमेंट दोहराइए, 18 फरवरी 1916। और पता है बिहारी कवि हैं, अपने बिहार के ही हैं, और बिहार में भी बिहार की राजधानी कहां? पटना।
समझ गए ना। इनका जो जन्म हुआ है वह बिहार के पटना में हुआ है, ठीक है ना, 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ। कहां में जन्म हुआ? तो पटना में एक घाट है बदर घाट, ठीक है ना, बदर घाट पटना, बदर घाट पटना। तो पटना में इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। बदर घाट पटना में इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 के दिन। समझ में आ गया? किनका? नलिन बिलोचन शर्मा का। ये याद करना है आपको, जितना भी अभी हम बताएंगे कल हम आपसे पूछेंगे, कल आपको याद करके आना है, एक एक चीज कल आपको याद होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम, और फिर देखेंगे इनके माताजी का नाम। तो पिताजी का नाम याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है ना। क्या नाम था बाबू? पंडित रामावतार शर्मा, याद रखिएगा। पिताजी का नाम याद रखना भाई, पंडित रामावतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, याद रहेगा। पंडित रामावतार शर्मा इनके पिताजी का नाम था। और माताजी का नाम क्या था? तो माताजी का नाम था रत्नावती, याद रखना भाई। माताजी का नाम क्या था? रत्नावती देवी, रत्नावती देवी। क्या नाम था भाई? रत्नावती देवी, सॉरी रत्नावती शर्मा, सॉरी शर्मा टाइटल ही इनमें सब में लगेगा, ठीक है ना, रत्नावती शर्मा, ठीक है ना बाबू, याद रखिएगा रत्नावती शर्मा। पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा, माताजी का नाम रत्नावती शर्मा, ठीक है ना, रत्नावती शर्मा, ध्यान रखिएगा। इनकी भाषा क्या है बताओ बाबू, इनकी भाषा क्या है? चलिए आपको हिंट देते हैं, आप लोग पकड़िएगा। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, और एक ऐसी भाषा जो सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे भारत में चर्चित है। एक ऐसी भाषा जिसे बिहार की आन बान शान कहा जाता है। एक ऐसी भाषा जिसपे बिहार की फिल्में बनती है, और वो भाषा कौन हुआ? भोजपुरी, ध्यान रखिएगा। तो इनका जो भाषा है वो है भोजपुरी, ठीक है ना बाबू। इनकी जो भाषा है वो क्या है? भोजपुरी। चूंकि पटना से आते हैं ना तो ये भोजपुरी जानते हैं। हालांकि पटना वाले लोग मगधी ज्यादा जानते हैं, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी ज्यादा जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये भोजपुरी जानते थे। इनके बारे में याद रखिएगा, भोजपुरी, ठीक है बाबू। अच्छा, मैथिली नहीं भाई, मैथिली तो सिर्फ जानते हैं उधर जो मधुबनी जिले के हैं। मैथिली सिर्फ एक ही जिला में चलता है, ठीक है ना, मैथिली सिर्फ एक ही जिला में चलता है, वो है मधुबनी जिला, जो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है, ठीक है ना। बाकी अधिकांश जगह पे भोजपुरी ही चलता है, भोजपुरी चलता है, मगही चलता है, हिंदी चलता है, यही सब चलता है, ठीक है ना। अब इनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं कि इनका मृत्यु कब हुआ। जन्म मरण सब देखना है ना, तो इनके मृत्यु के बारे में बात करते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा ट्रिक अपनाना है। समझ में आ गया ना, सिंपल सा ट्रिक। इनका जन्म कब हुआ है बाबू? 1916। जन्म कब हुआ है? 1916। आपको ऐसा करना है कि यहां पे लास्ट में क्या है? 6 है, तो 18 में 6 घटाइए, क्या आ जाएगा? 12। 18 में 6 घटाइए 12, 12 सितंबर, ये डेट याद रखिएगा, 12 सितंबर। अच्छा, अब ध्यान से देखना बाबू, 1916 है ना, 19 का 19 लिख दीजिए, 16 को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 6 को पहले 1 को बाद में, 6 को पहले 1 को बाद में, 1961, ठीक है ना, 1961, यानी 12 सितंबर 1961 को इनका मृत्यु हो गया। 12 सितंबर 1961 को इनका मृत्यु हो गया, याद रखिएगा। 12 सितंबर 1961 को इनका मृत्यु हो गया, याद रखिएगा। हम एक चीज आपको हम कन्फर्म बता देते हैं अभी ही कि जब इंटरनेट स्लो है, हाँ पता नहीं आज ऊपर से इंटरनेट स्लो है, हमें तो लग रहा था कि क्लास भी नहीं हो पाएगा, लेकिन कैसे कैसे क्लास हो गया है, ठीक है ना, इंटरनेट स्लो हो गया है थोड़ा। कल से हम इसको देखते हैं और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखो बाबू, बात ऐसा है कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे तो उसको 3 क्लास में खत्म करेंगे। पहला क्लास में लेखक परिचय,
पहला क्लास में लेखक परिचय, दूसरा क्लास में वो कहानी पढ़ाएंगे और तीसरा क्लास में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे। तो हम हर एक चैप्टर को 3 दिन में खत्म कर देंगे, चाहे कोई भी चैप्टर शुरू करें। जैसे ये चैप्टर हम शुरू किए हैं आज 20 के दांत, तो इसको कितने दिन में खत्म करेंगे? 3 दिन में, ठीक है ना, 3 दिन में। अगर हम चाहें तो 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चैप्टर को 2 दिन में खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास समय पर्याप्त है, बहुत ज्यादा समय है। अगर हम एक चैप्टर को 2 दिन में खत्म करेंगे, पूरे हिंदी में टोटल 29-30 चैप्टर है, तो अगर 29-30 चैप्टर है फिर हम 2 महीने में खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 नहीं 2.5 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास पर्याप्त समय है तो थोड़ा थोड़ा ही आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहा जाता है कि खाना खाइए तो थोड़ा थोड़ा खाइए, ज्यादा बार खाइए, एक ही बार में ठास भोजनम कर लीजिएगा तो अनपच कर जाएगा। वैसे ही पढ़ाई है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर हिंदी व्याकरण भी है, तो हिंदी व्याकरण भी शुरू करेंगे, ठीक है ना। कुछ चैप्टर पढ़ा लेते हैं, फिर हिंदी व्याकरण आप लोग का हम शुरू करेंगे, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। 3 क्लास में खत्म करेंगे, वो बढ़िया रहेगा। तो इतना इनके बारे में याद हो गया। नलिन बिलोचन शर्मा लेखक हैं, इनका जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 बदरघाट पटना में। पिताजी का नाम है पंडित रामावतार शर्मा। पिताजी का नाम क्या है? पंडित रामावतार शर्मा। माताजी का नाम रत्नावती शर्मा, माताजी का नाम रत्नावती, और भाषा है इनकी भोजपुरी, और मृत्यु हुआ है 12 सितंबर 1961 को इनका मृत्यु हुआ है, ठीक है ना। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचना है, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचना है जिसके बारे में आपको याद रखनी चाहिए। प्रसिद्ध रचना, अच्छा, आपके परीक्षा में किस तरीके का सवाल आएगा प्रसिद्ध रचना से? जैसे मान लिया जाए आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए दृष्टिकोण किस लेखक के द्वारा रचित रचना है। दृष्टिकोण किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? जैसे एक रचना है दृष्टिकोण, याद रखना बाबू, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण हम लोग कहते हैं ना दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। अगर परीक्षा में यह सवाल आ जाए कि दृष्टिकोण किनके द्वारा लिखा गया है, तो एकदम बेधड़क बताइए नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। दूसरा याद रखिएगा, साहित्य का इतिहास दर्शन। क्या बाबू? साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, याद रखना आप लोग, साहित्य का इतिहास दर्शन। यह रचना भी किनकी है? तो यह भी नलिन बिलोचन शर्मा की ही रचना है। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा मानदंड। क्या याद रखेंगे? मानदंड, मानदंड आपसे पूछा जाएगा मानदंड किसकी रचना है, 4 ऑप्शन दे देगा। मानदंड किसकी रचना है क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। अब आप लोगों को उसमें से एक सही करना है। इसके बाद और है प्यारे बच्चों संत परंपरा। क्या है? संत परंपरा, याद रखना भाई, क्या है? संत परंपरा। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए संत परंपरा, 4 ऑप्शन देगा, नलिन बिलोचन शर्मा आपको एक मतलब लिखना है। और ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं इनकी प्रसिद्ध रचना में, ये जितना भी आप लोगों ने देखा बाबू, ये सब क्या है पता है? ये सब है कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह, यानी कि कहानी है, ये ज्यादातर कहानी ही लिखते थे, ये सब कहानी है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में अगर मोटा मोटी इतना बात भी अगर आप लोग ध्यान रखते हैं, तो हमें लगता है कि लेखक परिचय से संबंधित क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में अगर इतना बात भी अगर आप लोग को ध्यान है, तो आप मान करके चलिए कि नलिन बिलोचन शर्मा से संबंधित क्वेश्चन तो आपसे छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। नलिन बिलोचन शर्मा का क्वेश्चन आपसे तो बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है बाबू। तो नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में इतनी बात आप लोग को याद रखनी है। बताइए इतना बात आप लोग को याद हो जाएगा बाबू? बताओ जल्दी से, एक बार बताइए जल्दी से। नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में इतना याद हो जाएगा। और एक बार हम लोग किताब भी देख लेते हैं, एक बार हम लोग किताब भी देख लेते हैं, ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को हम ये बता सकें कि भाई देखिए ये जो, ठीक है ना, 1 मिनट।
देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में थोड़ा विस्तार से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। हालांकि आपको हम जितना बता दिए हैं परीक्षा में उतना से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, उतना परीक्षा के लिए बड़ा पर्याप्त है, ठीक है ना, परीक्षा के लिए उतना पर्याप्त है। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार किताब दिखा देते हैं ताकि किताब देख करके आपको ये अंदाजा लग जाए कि हम बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, देखो बाबू यही किताब है ना, किताब भी आपका यही है, ठीक है, और किताब का जो पार्ट है बस उसी को हम स्कैन करके यहां पे ले आए हैं, ठीक है। अब एक बार इसके माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि हमने आपको शॉर्टकट में सारी चीजें बता दी हैं, अब कुछ भी बचा नहीं है, लगभग सब कुछ हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है ना। तो एक बार जरा हम इसको देख लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम आप लोगों को सब कुछ बता दें। क्लियर, समझिएगा बाबू जरा ध्यान से। देखिए क्या कहा गया है, जरा इस बात को ध्यान से देखिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 को, ये हम आपको अभी बता दिए हैं। कहां में जन्म हुआ है, तो पटना के बदर घाट में। अभी हम आपको बताए कि पटना के बदर घाट में इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। वो जन्मना भोजपुरी भाषी थे, यानी कि जन्म से ही वो भोजपुरी भाषा बोलते थे। अभी हम आपको बताया ना क्या लिखा हुआ है, वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, यानी कि वो जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलते थे। नलिन बिलोचन शर्मा जो हैं वह जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के जो पापा थे, नलिन बिलोचन शर्मा के जो पापा थे यानी कि जो पिताजी थे, वह दर्शन शास्त्र और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है ना। दर्शन और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ध्यान रखिएगा। और ये अपने पिताजी के बड़े लड़के थे। यहां पे लिखा गया है ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र मतलब होता है बड़ा लड़का। तो ध्यान रखिएगा, रामावतार शर्मा के बड़े लड़के थे। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि इनका कोई छोटा भाई भी था। माता का नाम रत्नावती शर्मा था, माता का नाम रत्नावती शर्मा, जो आपके अभी हम आपको बताए। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जो आज इतने बड़े लेखक बन पाए, इनमें इनके पिताजी का योगदान बहुत ज्यादा था। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। हो सके तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई, तो नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से। चूंकि इनका जन्म हुआ है पटना में, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनका जो स्कूल का पढ़ाई हुआ वो पटना कॉलेजिएट से हुआ। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। आपसे हो सकता है कि परीक्षा में यह भी सवाल आ जाए कि नलिन बिलोचन शर्मा कौन सी भाषा से एमए किए। नलिन बिलोचन शर्मा कौन सी भाषा से एमए किए, तो कौन सी भाषा से बताइएगा? संस्कृत और हिंदी भाषा से एमए किए हैं, ठीक है ना। नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी और संस्कृत भाषा से एमए किए हैं, याद रहेगा बाबू। नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी और संस्कृत, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, वह हिंदी और संस्कृत भाषा से एमए किए हैं, ठीक है ना। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक भी रहे हैं। सोचिए प्यारे बच्चों कि यह पटना विश्वविद्यालय से एमए किए, समझिएगा जरा ध्यान से, पटना विश्वविद्यालय से एमए किए और बाद में पटना विश्वविद्यालय में डायरेक्टर भी रहे, यानी कि प्रधानाध्यापक भी बन गए। जिस स्कूल में पढ़ाई किए, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए, उसी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर बन गए, उसी विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक बन गए। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। और सिर्फ पटना ही विश्वविद्यालय के नहीं, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, ठीक है ना, यानी कि आरा एक विश्वविद्यालय है, वहां के भी रहे, और पटना विश्वविद्यालय, दोनों जगह के प्रधानाध्यापक भी रहे, ठीक है बाबू। 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। एक बात ध्यान रखिएगा, यह सवाल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है, पिछले वर्षों में यह पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना हिंदी विश्वविद्यालय के, ध्यान रखिएगा, सॉरी अध्यक्ष, हाँ, पूछा जाता है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, तो आपको जवाब देना है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे 1959 ईस्वी में।
कब बने थे? 1959 ईस्वी में। याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1959 में पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने, ठीक है बाबू, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। और मृत्युपरांत यानी कि मृत्यु के बाद, यानी कि 12 सितंबर 1961 को उनका मृत्यु हुआ। अभी जस्ट बताए हैं कि 12 सितंबर 1961 को उनका मृत्यु हुआ है, और मृत्यु तक वो इस पद पर बने हुए थे। यानी कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष वो मृत्यु तक बने हुए हैं, ठीक है ना। जब उनका मृत्यु हुआ तब वो इस पद से हटे, मृत्यु ही हो गया तब तो हटना ही था, लेकिन मृत्यु तक यानी कि अंतिम समय तक, अपने जीवन के अंतिम समय तक वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे इनके बारे में जानते हैं। आगे क्या कह रहे हैं भाई? हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण, अभी हम आपको बताए ना कि दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। अभी जस्ट बताए हम आप लोगों को, दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। अभी आपको हम बताए हैं कि साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। मानदंड नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद्र साहित्य तत्व और आलोचना, अभी बताए हैं कि साहित्य तत्व और आलोचना भी नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद्ध और नकेन दो सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खन्य स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। मुख्य रूप से आप लोगों को वही याद रखना है जो अभी इसके पहले हम आप लोग को बताए थे, जैसे दृष्टिकोण हो गया, साहित्य का इतिहास दर्शन हो गया, संत परंपरा हो गया, ठीक है ना, मानदंड हो गया, ये सब आप लोग बस याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में और चीजें याद रखिएगा कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का, सुनो बाबू, कह रहे हैं कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर करके आए। देखिए, एक क्वेश्चन परीक्षा में यहां से भी बन जाता है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किस चीज का तत्व समग्रता से उभरता है, तो बताइएगा आप लोग, मनोवैज्ञानिकता का। और ये जो कहानी भी है इसके बारे में भी पूछा जाता है कि 20 के दांत एक कैसी कहानी है। परीक्षा में ये सवाल आता है बाबू, सुनिएगा, हम एकदम बड़ा मतलब गहराई में जाकर के बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है परीक्षा में। परीक्षा में ये सवाल आता है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किस चीज के तत्व समग्रता से उभरते हैं, तो बताइएगा मनोवैज्ञानिकता से। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 20 के दांत एक कैसी कहानी है, सुनना बाबू, 20 के दांत एक कैसी कहानी है, तो आप क्या बताइएगा? 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ध्यान रखिएगा। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे, वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गढ़ी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यानी कहने का मतलब तो वो बहुत सारे पुराने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसको नया जीवन दिए, क्योंकि यह अपनी लेखनी के दम पर पुरानी चीजों को भी बहुत अच्छे करने का प्रयास करते थे। अब इस कहानी के बारे में यह चीज लिखा गया है, ध्यान से सुनना बाबू आप लोग, ये जो कहानी है इसके बारे में लिखा गया है, कहा गया है कि यह जो कहानी है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में कि 20 के दांत कहानी कहां से लिया गया है या फिर कहां से संकलित किया गया है, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। 20 के दांत कहानी कहां से लिया गया है या कहां से संकलित किया गया है, तो क्या बताइएगा? 20 के दांत जो कहानी है यह कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, यहां से लिया गया है, ठीक है ना। यह जो कहानी है 20 के दांत, ये कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से। यह कहानी जो है यह मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है।
यानी कि 20 के दांत जो कहानी है यह कैसी कहानी है, तो मध्यम वर्ग की कहानी है। यह भी पूछा जाता है कि 20 के दांत कहानी कैसी कहानी है, किस वर्ग की कहानी है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग की कहानी है, तो बताइएगा मध्यम वर्ग की कहानी है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग की कहानी है, मध्यम वर्ग की कहानी है। बहुत अंदर अंदर से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, यह बात ध्यान रखिएगा। तो 20 के दांत कहानी मध्यम वर्ग की कहानी है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिकता आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे की एक श्रेणी उभरती है। इस चैप्टर में एक सेठ जी हैं, उनका नाम है सेन साहब, ठीक है ना। इस चैप्टर में एक सेठ जी हैं जिनका नाम क्या है, सेन साहब, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी है। हम आपको इतिहास में पढ़ाए थे ना कि महत्वाकांक्षी मतलब क्या होता है, जो अपने लिए सिर्फ चिंता करे उसको महत्वाकांक्षी कहते हैं। और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। सफेद पोशी मतलब एकदम उजला उजला कुर्ता धोती पहनते हैं, दिखाते हैं कि हम एकदम सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन कैसे व्यक्ति हैं, लिंग भेद वाले व्यक्ति हैं। यानी कि वो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि जो सेन साहब हैं जिनके बारे में यह कहानी लिखी गई है, यह एक ऐसे व्यक्ति हैं सेन साहब जो कि अपने ही घर में अपने लड़कों और अपने लड़कियों के बीच, यानी कि अपने बच्चों और बच्चियों के बीच में भेदभाव करते हैं। अपने बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव करते हैं। वो अपने बेटा को ज्यादा मानते हैं, बेटियों को कम मानते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यह उनके अंदर, लेखक यहां पर नलिन बिलोचन शर्मा कहते हैं कि यह उनके अंदर क्या है, कुसंस्कार है। दूसरी ओर गिरधर जैसा एक नौकर पेशा। इस चैप्टर में सेठ जी का नाम है सेन साहब, याद रखिएगा, सेठ जी का नाम है सेन साहब। और सेन साहब के घर में नौकर का काम करते थे, नौकर का नहीं बल्कि कह सकते हैं किरानी का काम करते थे गिरधर। लेकिन भले ही नाम था कि किरानी का काम है, नौकर से कम नहीं, मतलब नौकर से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलता था ये गिरधर को, किरानी जी को, ठीक है ना। तो गिरधर जैसे नौकर पेशी आदमी, यहां पर लेखक स्पष्ट कहे हैं, यह भले ही किरानी है लेकिन नौकर की तरह काम करता था और मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यानी कि इस चैप्टर में दो व्यक्ति की कहानी है। एक तो हो गए सेन साहब जो कि अमीर व्यक्ति है, और दूसरा गिरधर जो कि एक गरीब व्यक्ति है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, ध्यान रखिएगा, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। यानी कि इस कहानी में यह आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस कहानी में बहुत ज्यादा भेदभाव है। अमीर और गरीब के बीच में कितना भेदभाव होता है यह आपको इस कहानी में पता चलेगा। लिंग भेद यानी कि लड़के और लड़कियों में क्या भेदभाव करते हैं यह आपको पता चलेगा। इस कहानी में स्वार्थ की छाया आपको देखने के लिए मिलेगी कि भाई एक आदमी कितना ज्यादा स्वार्थी हो सकता है। यह आपको मतलब इस कहानी में यह भी देखने के लिए मिलेगा कि प्यार क्या होता है, दुलार क्या होता है। मतलब यह कहानी में सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस कहानी का इंतजार करिए, यह कहानी आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप लोगों को लेखक परिचय हम इतना बता दिए, ठीक है ना। ये पूरा लेखक परिचय हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब ये पूरा लेखक परिचय आप लोगों को जल्दी से जल्दी, ध्यान से सुनना बाबू, ये पूरा लेखक परिचय आप लोगों को कल याद करके आ जाना है, ठीक है ना। अगर ये पूरा आप लोग कल याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। हमें पूरा भरोसा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में कल आप लोग पूरा याद करके आएंगे, पूरा रिवीजन करके जरूर आएंगे। बताओ बाबू, पूरा याद करके आइएगा ना, जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। तो आज नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में पूरा हम आप लोग को बता दिए हैं। कल हम आप लोग को बताएंगे 20 के दांत कहानी के बारे में, ठीक है ना। 20 के दांत कहानी के बारे में बताएंगे। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर किरानी मतलब क्या होता है। किरानी मतलब जो किसी के यहां लेखा जोखा यानी कि लिखा पढ़ी का काम करे, हिसाब किताब का काम करे, उसको किरानी कहते हैं, ठीक है ना बाबू। तो कल याद करके आ जाइएगा ना। कितने बच्चे कल ऐसे हैं जो याद करके आएंगे, एक बार बताइए। कल याद करके आएंगे ना पक्का? कल पक्का याद करके आएंगे ना? हाँ, कल पक्का याद करके आइएगा, ठीक है बाबू। कल आप लोगों से हम सवाल पूछेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर पढ़ाएंगे क्योंकि ज्यादा लंबा कहानी नहीं है, आराम से 1 घंटा में खत्म।
तो चलिए कल मिलते हैं और कल हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये कहानी पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बढ़िया से, हमें उम्मीद है कि याद करके आइएगा, और बाकी तो कल जब हम मिलेंगे तब आपसे पूछ लेंगे कि कितना याद करके। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। अगली क्लास का इंतजार करिएगा, कल 7 बजे शाम में, कल 7 बजे मिलेंगे बाबू। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में बाबू। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।